अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन, एनर्जेटिक इमरान हसन, वेरी एनर्जेटिक। और ये इमरान हसन, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। एक नए वीक का आगाज आपने थोड़ी सी मायूसी के साथ तो किया होगा, लेकिन हम शुरू में मायूसी की बात नहीं करेंगे रात को। वैसे कराची की जब भी हम बात करें, अजीबो गरीब खबरें आती है कराची की, लेकिन एक वाहिद खबर है जो जब कराची के हवाले से आती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो खबर कम कम आती है, और वो है कराची में बारिश की खबर। मौसम अच्छा हो जाए, बारिश हो जाए। तो कल रात से कराची के अंदर बूंदाबांदी और बारिश का हल्की फुल्की बारिश। हाँ, ज्यादा बारिश नहीं है, क्योंकि ज्यादा हो तो फिर पानी भी ज्यादा आ जाता है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश है जिससे मौसम कदरे बेहतर हो गया है। और ये बेहतर होना मौसम कराची के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और फिर जब सर्दी तो आती बड़ी मुश्किल से है। तो ये वाली जो सूरत हाल है, ऐसे में ये अच्छा मौसम कराची वालों के लिए बहुत, जो कह लेना, नेमत होता है, और वो उसको बड़े भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। हम तो सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, पिक्चर्स आती हैं, पोस्ट आती है कि जी बारिश हो रही है कराची में। और बहुत ही कम इलाके ना होने के बराबर कराची शहर के जहाँ पे पानी रुकता नहीं है, तो इसलिए लोग बेचारे फिर कहते हैं कि इससे बेहतर है बारिश ना ही हो। क्योंकि होने से फिर उनकी ज़िंदगी ज़्यादा परेशान कुन हो जाती है। खैर, दूसरी परेशानी हमें हल्की फुल्की सी तो नहीं कहेंगे, थोड़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, और रात को जैसी हमारी टीम खेली है अपने होम ग्राउंड में, 120 गेंदों का मैच, टोटल 240 गेंदों का, भी बहुत ही पैथेटिक था। पैथेटिक के अलावा हम सो सॉरी में कोई अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। रात को मैंने तो खैर लिखा था कि बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस देखी, इतनी गिवन अप परफॉर्मेंस जिसमें बिल्कुल आप एक जैसे कहते हैं ना कि यू जस्ट लेट थिंग्स गो, आप कोई एफर्ट आपकी नजर नहीं आती। हम हमेशा एक बात करते हैं कि आप जरूर हारें, हार भी खेल का हिस्सा, और हार आपको सिखाती है, लेकिन ऐसे तो ना हारें। अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता जो सोशल मीडिया सारे कर रहे थे कि ये तो ना मारें। लेकिन जनाब ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, और इसी क्रिकेट को लेके हम आज की बड़ी खबर को, और बड़ी खबर ही बदल दी। सिर्फ क्रिकेट पे बात होगी। बड़ी खबर जी, तो बड़ी खबर में हम क्रिकेट की बात करेंगे। आज हमने सोचा कि सिर्फ क्रिकेट को हमने टाइम देना है। पाकिस्तान की बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, सब नाकाम नजर आया। कल के मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को चारों खाने जो कहते हैं ना, चित कर दिया। कौमी टीम की तीनों शोबों में बदतरीन कारकर्दगी देखने में आई। बॉलर्स ने मार खाई, फील्डिंग में नाकिस कारकर्दगी दिखाई, फिर बैटिंग लाइन भी एट द एंड कुछ ना कर पाई। इंग्लैंड ने 7 मैचों की सीरीज 4-3 से अपने नाम कर ली। 7वां और फैसला कल T20 मैच था, जिसमें 210 रन का टारगेट दिया गया। कौमी टीम 142 रन ही बना सकी, और पूरे 67 रन से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त। यार, हार जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मतलब आप 210 चेज करते हुए 6 की औसत से रन बनाएंगे तो हमारी तनकीद बजाय, और यकीन मानिए हमें तनकीद करना अच्छा नहीं लगता, हमारे प्लेयर्स नाराज हो जाते हैं कि जी आप बेजा तनकीद करते हैं। शान मसूद साहब ने 50 तो बनाई, लेकिन किस काम आई आपको पता है। उनका आप बॉल टू रन रेशो देख लें। उसके अलावा हम मैन ऑफ द मैच की बात करें तो वो डेविड मिलान रहे, मैन ऑफ द सीरीज हैरी ब्रोक करार पाए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को जो मिडिल ऑर्डर की नाकामी है, इस पर मुसलसल तशवीश तो नजर आई, लेकिन थोड़ी सी तशवीश उनको अपनी फील्डिंग में जरूर कर लेनी चाहिए, बैटिंग में, क्योंकि फील्डिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें आपको एवरग्रीन रहना है। बॉलिंग में आपके बैड डेज हो सकते हैं, बैटिंग में आपके बैड डेज हो सकते हैं, फील्डिंग में आप बैड डेज अफोर्ड नहीं कर सकते क्रिकेट के अंदर। उन्होंने कहा जी कि अगर मुझसे कैच ड्रॉप ना होते तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। मुख्तलिफ तो शायद ना होता, थोड़ा सा बेहतर जरूर हो जाता। आई मीन, पहले हम अगर 67 से आ रहे हैं तो फिर 57 से हार जाते, लेकिन हारना तो हमने था ही। जिस तरीके से हम चेज कर रहे थे, 210 को चेज करते हुए 6 या 7 की औसत से रन नहीं बनाए जाते। और शान मसूद ने तो कल हमें बहुत ही मायूस इसलिए किया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ही शुड गो ऑल द वे। आप ट्राई तो करें ना, मैच तो आप वैसे ही हार रहे हैं। 23-24 की औसत से रन चाहिए। खैर, हम जितना बोलेंगे लोगों को लगेगा कि अब ये सारा दिल का भड़ास निकाली है, अच्छी खासी भड़ास में दुख होता है भाई। लेकिन मेरे अभी 27-28 हजार लोग जो बेचारे देखने में थे, गए हुए थे डेंगी का मुकाबला करते हुए, गर्मी का मुकाबला करते हुए लाहौर, ये उनका क्या है? मेरे ख्याल से उन्होंने इंग्लैंड की टीम को बड़ा अच्छा वेलकम किया। पाकिस्तानी टीम ने उन्होंने कहा हमने अपने होम ग्राउंड पे जाएं, सीरीज आपको दी। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सलीम साहब, हमने अपना कैथारसिस कर लिया है, इमरान ने अपनी भड़ास निकाल ली है। अब हम चाहेंगे कि आप कल के मैच के ऊपर स्पेसिफिकली जरा अपना तज्जिया दें कि आपको कल क्या लगा, कि क्या हो रहा था उस कज़ाफी स्टेडियम के अंदर। कल कज़ाफी स्टेडियम के अंदर जो हुआ वो आप सबने देखा। पहले मगर मैं ये बता दूं, बारिश अभी यहाँ कराची में नहीं है। सुबह से जब से मैं उठा हूँ, अच्छा है नहीं है, जो ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। जब कोच साहब की वाली बात है, जीत है तो हार है, तो खैर हार आई, लेकिन कल की परफॉर्मेंस जो थी, एक अगर आप जुमले में मुझसे पूछें
तो एक खुदगर्जाना बैटिंग पाकिस्तान की थी। और इसको ना सिर्फ मैं, आप, सोशल मीडिया, साबिक स्टार्स भी यही बात कर रहे हैं। हमारे प्लेयर जो है टीम में अपनी जगह बचाने के लिए खेल रहे थे, उनको टीम से कोई मतलब नहीं था। बात हुई थी कि अगर हम हार जाते लेकिन एक इंटेंट नजर आता कि हम कोशिश कर रहे हैं जी, चलो 2 छक्के मारे, तीसरा छक्का लगाने की कोशिश में बाउंड्री पे आउट हो गए, नहीं, अपना स्कोर कर लें। क्योंकि देखें 6 महीने बाद मैं भी भूल जाऊंगा, आप भी भूल जाएंगे कि फला प्लेयर जो है सुस्त खेला, हम ये देखेंगे यार उसने 250 बनाई है, उसने उसकी एवरेज इतनी है। तो कल यही चीज नजर आई। मिडिल ऑर्डर पे हम लोग बात करते थे, एक्सपोज हो गई कल फिर। और बाबर के हवाले से मैं ये बता दूं, जिस दिन बाबर 2 कैच छोड़ रहा है ना, वैसे ही आप जीतने का सोच छोड़ दे, क्योंकि वो समझ जाएंगे वो हमारा बहुत बैड डे है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा तशवीश की बात लग रही है वो ये है कि बाबर जो है, कैप्टेंसी का बोझ बाबर के ऊपर आ रहा है। और ये चीज जो है हमारे लिए बड़ी मसला बनेगी आगे जाके। और आज मैं आपके शो में ये बात बोल दूं कि वर्ल्ड कप के बाद शायद वो वक्त आए कि जब या तो बोर्ड या बाबर खुद कहें कि जी मैं एक तर्ज में कैप्टेंसी करूंगा या 2 तर्ज में करूंगा। प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड होना शुरू हो चुका है। वर्ल्ड कप आने वाला है। सलीम साहब, ये जो पहली आपने बात की ना, ये बड़ी अहम है और इसी पे मेरा सवाल भी है आपसे, चूंकि आपकी क्रिकेट बोर्ड के लोगों से आपका राब्ता भी रहता है, क्रिकेटर से भी रहता है। अब एक जानिब ये सवाल है कि जी जब प्लेयर्स के सर पे ये चीज़ होगी कि मैं निकाल ना दिया जाऊं तो वो खुद गर्ज होंगे, उसकी जगह कोई भी होगा तो वो खेलेगा अपने लिए कि मैं 40-50 कर दूं ताकि मेरी अगले मैच में जगह बने। लेकिन दूसरी जानिब क्रिकेट बोर्ड अगर ज़्यादा तब्दीलियां करें, हम कहें कि यार एक कंसिस्टेंटली किसी को लेके चल रहा है तो मैं और आप ही उस पर सिफारिश का और पर्ची का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है कि जिसके तहत प्लेयर्स भी प्रेशराइज ना हो और बोर्ड भी अपने फैसले आज़ादाना तौर पर करे? इसका फॉर्मूला है कोई इस बात का? फॉर्मूला ये है कि आप अच्छी सिलेक्शन करें। बदकिस्मती से अच्छी सिलेक्शन होती नहीं है और लोग कहते रह गए कि स्क्वाड अच्छा मुंतखब नहीं हुआ, लेकिन ईगो बहुत है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा है, उनकी भी बहुत ईगो है कि यार मैंने कह दिया तो बस ये प्लेयर खेलेगा। अगर आप देखें, मैंने आजम खान की बहुत क्रिटिसाइज किया, हद से ज्यादा मैंने उसको क्रिटिसाइज किया। लेकिन अगर आप अभी देखें तो चलो ठीक है, मोटा है जो है, लेकिन परफॉर्म कर रहा है। 450 उसने बनाई है कैरिबियन लीग में, और T20 में उस जैसे प्लेयर ही हैं जिनको हमें चाहिए। इमाद वसीम को आप देख लें, ऑलराउंडर है, अच्छा परफॉर्म करेगा, कैरिबियन लीग में 4थे नंबर पे रहा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले में, वो भी बाहर है। दुनिया कहती रही कि शोएब मलिक को लेकर आओ, वो भी बाहर है। अब आप बताएं, खुशदिल शाह क्या बेहतर है शोएब मलिक से? चाहे वो 42 साल का हो जाए शोएब मलिक, लेकिन क्या खुशदिल शाह उससे बेहतर है? सारे लोग अगर उसको सिफारिशी कह रहे हैं तो वो ठीक कह रहे हैं। अगर आप स्टैट्स देखें तो वो स्टैट्स अच्छे थोड़ी है। अभी जब हम अपने, मुझे तो यकीन माने बहुत मायूसी हुई कल मुझे ये देख के, जब मैं टेलीविजन पे मैच देख रहा था कि लोग जा रहे हैं, आपके अपने मुल्क में मैच हो रहा है और लोग बीच में उठ के जा रहे हैं। बांग्लादेशी क्राउड लग रहा था कल हमें, ये बांग्लादेशी बेचारे जो क्राउड है उनको ऐसे मोमेंट्स बहुत देखने को मिले। सलीम साहब, ये जो आपने क्रिकेट की बात, जिस तरह से हमने पहले मैचेस देखे, बड़े आखिरी ओवर में बड़े थ्रिलिंग मैचेस रहे और हम उसको एंजॉय करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन वी ऑल न्यू कि जो क्रिकेट हम देख रहे हैं, यहाँ थ्रिलिंग तो है लेकिन कहीं ना कहीं हमारी टीम के फ्लॉज भी हैं जो हम इतने एंड मोमेंट पे आके मैचेस को जीत रहे हैं, चाहे वो हमने एशिया कप देखा है या अभी हमने ये वाली सीरीज में देखा है। सो ये जो क्वालिटी क्रिकेट है, इट मैटर्स अ लॉट, और उसके लिए सिलेक्शन से लेकर प्लेयर्स की जो एक साइकोलॉजिकल उनकी जो एक ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ। जिस तरह से हमने कल सेल्फिशनेस देखी तमाम प्लेयर्स में कि हर एक अपनी जगह बचाने की लगा हुआ था, इसके लिए भी तो कोई मैकेनिज्म, कोई प्लानिंग होनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड के पास कि आपने प्लेयर्स को इतना इनसिक्योर क्यों किया है कि वो इस तरह से ग्राउंड में आके परफॉर्म करें। इनसिक्योरिटी उस वक्त आती है जब आपकी परफॉर्मेंस ना हो। आप अच्छा शो कर रही हैं, बहुत जबरदस्त शो कर रहे हैं आप लोग दोनों, क्योंकि आपको पता है आप अच्छा कर रहे हैं तो आप रोज आते हैं, फ्रेश होते हैं, जबरदस्त काम करके जाते हैं। लेकिन जो अच्छा नहीं कर रहा उसके ऊपर प्रेशर होता है कि यार मैं अच्छा नहीं कर रहा, उसको पता होता है खुद से, तो मैं बाहर ना हो जाऊं, तो इनसिक्योरिटी आती है। लेकिन अब क्रिकेट जो है, अब बच्चा क्रिकेट समझ रहा होता है, अब उसको सबको पता होता है कि कौन अपने लिए खेल रहा है, कौन टीम के लिए खेल रहा है, तो वो सबको पता चल गया। और सारे लोग जो है वो बुराइयां कर रहे हैं, सही 50 भी किए उसको भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग। तो सलीम भाई क्या होगा, क्या अब वर्ल्ड कप भी आ गया, न्यूजीलैंड भी चले गए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इंग्लैंड ने हमारे घर में हमारा ये हाल किया तो न्यूजीलैंड क्या करेगा हमारे साथ? वो तो बहुत अच्छी टीम है इनसे और फुल स्ट्रेंथ से खेलेगी। हाँ, एक बात तो ये है कि घर पे हमें हार इसी तरह मिल रही है, लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो न्यूजीलैंड में जाकर हमारी बड़ी टीमें जो होती है ना, बड़े प्लेयर सारे होते हैं, तो भी हम लोग जो है
अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। एक अच्छी चीज ये है कि न्यूजीलैंड में बांग्लादेश की टीम भी है, तो उसका बहुत ही बुरा हाल है, तो उसको हम हरा लेंगे तो कॉन्फिडेंस हमारा आएगा। लेकिन हमें अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए इस टीम से, बिल्कुल एकदम से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हो सकता है कि ये जो गलतियां हैं इनसे सबक सीखें प्लेयर्स, और उनको पता चल जाएगा यार ये सारे लोग जो है हमारे ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो हमें अपनी परफॉर्मेंस का मेयार बढ़ाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि कोई बेहतर परफॉर्मेंस है। सलीम साहब, एक और बात जो वर्ल्ड कप की बात है, ऑब्वियसली इन प्लेयर्स की अब हमने चूंकि सिलेक्शन देखी और जब ये मैचेस या सीरीज स्टार्ट भी हो रही थी हम यही कहते हैं कि यही टीम वर्ल्ड कप भी खेलेगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जो मिडिल ऑर्डर है, ये सारी चीज आपको लगता है कि हम इस टीम के ऊपर वर्ल्ड कप के लिए रिलाय कर सकते हैं? जो परफॉर्मेंस अभी हमने पिछले 2 सीरीज में देखी है, एशिया कप में चले बेहतर परफॉर्म किया, बट स्टिल कोई इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं थी कि वर्ल्ड कप के लिए हम समझे कि बड़ी फुल स्ट्रेंथ के साथ हमने टीम तैयार की और हम इनको भेजना चाहिए। साहब तो कहते हैं यही टीम जीतेगी। जी सलीम भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं इमरान को कहूंगा कि भाई वर्ल्ड कप में आप मिठाइयों के भेजिए ऑर्डर कोई नहीं दीजिएगा। आप सूरत-ए-हाल देखिएगा। कल का मैच देखने के बाद सलीम भाई आपको लगता है कि हमने तो पुराने भी कैंसिल कर दिए? बिल्कुल, सूरत-ए-हाल देख के चलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन हम लोग कम रखेंगे ना उतना अच्छा है। इस टीम से इतनी एक्सपेक्टेशन रखिए नहीं, लेकिन फिर हम ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है बीच में जाके, जैसे मैंने पहले कहा कि अच्छा वहां के ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जाके परफॉर्म करें। प्लस पॉइंट जो है ना हमारा पेस अटैक है, अगर शाहीन वापस आ गए, और हारिस को आपने देखा कल कितनी अच्छी बॉलिंग की, वो बेचारे के कैच छोड़े जा रहे हैं, वो सर पकड़ के जमीन पे बैठ रहे हैं। उसके लिए मैच में एक लम्हा तो ये लाजमी आता है हर मैच में, वो बेचारे का कोई ना कोई कैच जरूर छोड़ता है, ये तो वाकई जेन्युइन बात है। लेकिन आप देखिए ना हारिस की देखें खास बात, स्लोवर वन कर रहा है, इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, कंप्लीट पैकेज। ऐसे बॉलर हमारे पास एक शाहीन भी है, और वहां की पिचेस जो है पेसर्स को मदद मिलेगी, अच्छी बात है ये। बुरी बात ये है कि हमारे बैटर्स को भी वहां पे खेलना पड़ेगा। तो होपफुली बाबर और रिजवान का हमारा 70-80% जो बैटिंग है ना वो ही है। अब कल देखें दोनों जल्दी आउट हो गए, क्या हुआ। असल में मजे की बात एक और बात, सॉरी टू कट यू, एक और बात जो बिल्कुल नजर नहीं आई ना, वो था गेम प्लान। कि आप किस इतने बड़े मैच में आप किस गेम प्लान से उतरे? पहले आपने 10 की औसत से उनको रन बनाने दिए, वसीम वजीर मुसलसल वो पिटते रहे, उन्होंने कोई अपनी लाइन एंड लेंथ पे काम नहीं किया। एक ओवर में 22-22, 23-23 रन उनको लगे, उन्होंने काम नहीं किया। स्पिनर्स को हम देखते थे अगर 1-6, 2-6 लग रहे हैं तो उसके बाद वो कम बैक भी करते थे उसी ओवर के अंदर। लेकिन ये एक तो हमें लैक ऑफ होमवर्क बहुत ज्यादा नजर आया, और दूसरी बात वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आया जो बड़े मैच के अंदर होता है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप ग्राउंड में उतरते हैं कि हमने खेलना है। और हम सबको मालूम है कि इंग्लैंड कंपैरेटिवली अपने जूनियर स्क्वाड के साथ खेल रहा था, बहुत सारे प्लेयर्स उनके नहीं थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बात ये काम किसका है? ये काम है कोचेस का, कि वो जो यंगस्टर्स हैं उनको समझाएं, उनको बताएं कि यार, और फिर कैप्टन का एक ओवर अगर किसी का खराब गया तो उसके पास जाए, उसको बोले कि नहीं यार तुम अच्छी बॉलिंग कर सकते हो। ये सब चीजें नजर आती नहीं है, क्योंकि बदकिस्मती से बाबर खुद जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं जब बॉलर्स की पिटाई लग रही होती है। जब कैमरा उनके ऊपर आता है आप खुद देख रहे होते हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड लग रहे होते हैं वो। तो अब काम ये है कोच का, बॉलिंग कोच है शॉन टेट, आपने उनका जो लास्ट अभी वो कंट्रोवर्सी बनी थी देखी होगी कि उन्होंने जो कहा था कि जी जब बहुत बुरी तरह हारते हैं तो मुझे मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए भेज देते वो। हालांकि उनका शिकवा एक जायज था। तो ये सब कोचेस का काम है कि वो प्लेयर्स को एतमाद दें, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं, आप मतलब बोर्ड खुद कह रहे हैं कि यही टीम वर्ल्ड कप खेलेगी, ठीक है, तो अब यही टीम खेलेगी तो अब इन लोगों को बैक भी करें। तो कोचेस में तो मोहम्मद यूसुफ भाई हैं, वो कल वसीम अकरम ने एक बात कह दी, मैं सोशल पे ही पढ़ रहा था, आई होप इट्स ट्रू, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, सोशल की ज्यादा ट्रस्टवर्दी होती भी नहीं है, बट आपको पता ही होगा वसीम साहब ने कहा है कि 360 छोड़े 180 डिग्री पे भी हमारे प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे, ये बात उन्होंने की है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल वसीम भाई ने ये बात की है और ये हकीकत है। इवन रिजवान इतना स्कोर करते हैं, अगर आप रिजवान की बैटिंग देख ले तो ज्यादातर शॉट उनके लेग साइड पे ही होते हैं। तो ये चीज तो वसीम भाई ने बिल्कुल सही बोली है। इस चीज को कोच को ही सही कराना पड़ता है ना। वो यूसुफ से उसी इंटरव्यू में उन्होंने जब ये बात बोली कि यार तुम बताते नहीं, उन्होंने कहा हम नेट पे बहुत प्रैक्टिस करते हैं लेकिन फिर हो नहीं पाता। तो ये तो कोचेस की नाकामी है। अब देखिए ना आसिफ अली क्या कहते हैं, मैं रोजाना नेट पे 150 छक्के मारता हूँ। अरे भाई इस तरह तो मैं भी अपने छत पे रोजाना 10 छक्के मारता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। तो बातें नहीं करें, परफॉर्म करें। अनफॉर्चुनेटली ये परफॉर्मेंस अजीम साहब नजर नहीं आ रही। तो अब ये जो न्यूजीलैंड में है, जो क्रिकेट टीम अभी गई है, और जिस तरह से बांग्लादेश की बात करें वो भी वहाँ पे मौजूद है, तो ये अब मैचेस में हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें? एक और चांस है टीम के पास
कि वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर सके, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके या अपनी जो स्टाइल है, टेक्निकलिटीज है, उनको बेहतर कर सकें? लेकिन न्यूजीलैंड की जो पिचेज है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मसला करती है पाकिस्तान के लिए। अगर आप देख रिसेंटली जितने भी हम लोगों ने वहाँ पे टूर करे, हमारी टीम वहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी है। बैटिंग लाइन की बात हो रही है और अभी जो कॉन्फिडेंस जो है वो भी कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे आया है हमारा ना। तो एक बहुत मुश्किल एक ये सीरीज होगी पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर भी 4 और अगर फाइनल पहुंचे 5 मैच है, फिर 2 वार्म अप मैचेस है, फिर वर्ल्ड कप आएगा, 7 मैच यहाँ खेले। तो ये एकदम क्रिकेट बहुत ज्यादा आ गई है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इसका फायदा होगा पाकिस्तान टीम को, लेकिन अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर हम इसी तरह हारते रहे फिर अगर वर्ल्ड कप में जाएंगे तो एक बहुत ही ज्यादा दबाव का शिकार हो चुके होंगे और प्लेयर्स भी नीचे आ चुके होंगे बिल्कुल कि यार ये क्या हो गया, बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे आ चुका होगा उनका। तो ये एक है, मगर होपफुली हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि न्यूजीलैंड में जाकर हमारी टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म करे। और जैसे मैंने पहले बताया बांग्लादेश से भी मैचेस है, बांग्लादेश की टीम भी बहुत शायद पता लगे बांग्लादेश भी अच्छा ही परफॉर्म कर जाए तो चीजें उल्टी ना हो जाए हमारे लिए। अच्छा, एक तो क्रिकेट बोर्ड कल रमीज राजा साहब ने भी इज़हार ख्याल किया क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर, और उन्होंने वैसे तो तंजन वो जुमला कहा, लेकिन मुझे उसमें कुछ हकीकत ही लगी कि जी हमारे मेहमान थे तो हमने कहा ये खाली हाथ ना जाएं, कप लेके जाएं। उससे कतई नज़र एक तो रिस्पांस कैसा आप देखते हैं क्राउड का ओवरऑल, एंड विद दैट हमने ये जो सीरीज़ मुनक्किद कर ली है, इंग्लिश जो क्रिकेट टीम है ये कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ी टीम है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर। क्रिकेट के शुरू करने वाले ये लोग, इनका पाकिस्तान में आना, फिर 7 मैचों की सीरीज़ हो जाना, आई थिंक एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे इंतजामात को लेकर, हमारे जो इदारे हैं उनको लेकर। तो इसके बाद क्या हम सलीम साहब समझें कि अब मुकम्मल तौर पर वो बादल जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पे थे वो छट गए हैं, हम मुकम्मल उस चीज़ से निकल चुके हैं और अब इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में अब मजीद कोई बैरियर नहीं है? इमरान, ये तो पहले ही निकल चुके थे। अब कम से कम मैं या जो मेरे सर्कल में लोग हैं, जो मैं क्रिकेटिंग लोगों की बात करता हूँ, वो इस चीज पे डिस्कस नहीं करते कि जी सिक्योरिटी अच्छी है या ये है वो, क्योंकि अब हमारे लिए वही नॉर्मल हालात हो गए पहले वाले। जब हमारे यहाँ क्रिकेट होती थी, रेगुलर क्रिकेट होती थी, बड़ी बड़ी टीमें आके खेलती थी, क्योंकि अब तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब आके खेल चुके हैं। तो इस सीरीज में ये चीज आपने खुद नोट किया होगा, इतना डिस्कस नहीं हुआ है, क्रिकेट ज्यादा डिस्कस हुई है। और क्योंकि अब माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़ी बड़ी टीमें आके खेल चुकी है और अच्छी क्रिकेट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्राउड का रवैया भी अच्छा रहा। तो अब हमको इस चीज को भूल जाना चाहिए, अब हमें क्रिकेट पे बात करनी चाहिए। अब चैंपियंस ट्रॉफी भी बाद में कभी जाके होगी। तो अब मैंने तो जिस तरह कराची में देखा और लाहौर में भी मेरी जो बात हुई, हमारे जो दोस्त हैं अब्बास और रजा वगैरह, ये लोग बताते थे कि बहुत जबरदस्त क्राउड का रवैया, जितने लोग अंदर होते थे उतने बाहर होते थे। ब्लैक में टिकटें फरोख्त थी, 7 मैचेस की सीरीज थी, लोग आए, बच्चे बूढ़े खवातीन सब लोग आए और सबने बड़ा जबरदस्त बिल्कुल वेलकम किया। अच्छा, जबरदस्त बात थी, एक अच्छी सीरीज, डेफिनेटली बड़ी अच्छी बात थी। एक क्वेश्चन विमेन टीम के हवाले से भी, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमने उम्मीदें उनसे लगाई थी थोड़ी बहुत, वही जैसे आपने पहले कहा ना, एक्सपेक्टेशन कम थी हमारी, लेकिन स्टिल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है वुमेन टीम जी, बिल्कुल। और होपफुली ये परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे। असल बात ये है कि हम और आप जब क्रिटिसाइज इसी वक्त करते हैं जब टीम जो है खराब खेले। अगर कोई अच्छा खेलेगा तो उसको कैसे तनकीद कर सकते हैं। लेकिन मैं खुद अपनी बात की थोड़ा यहाँ क्रेडिट कर दूं कि हम लोग कर जाते हैं। अब हमारा जो मेन बैटिंग पेयर है बाबर का और रिजवान का, हम 9 प्लेयर्स जो नाकाम होते हैं उनको छोड़ के बोलते यार बाबर का स्ट्राइक रेट कम था, रिजवान का कम था। तो खैर ये तो हमारा एक है। अब दोबारा वुमेन टीम की तरफ मैं आता हूँ आपकी सवाल पे कि अब तक परफॉर्मेंस अच्छी है, देखें आगे जाके क्या होता है। जो ताज़ा तरीन मैच सलीम भाई चल रहा है, मैं आपको बता दूं क्योंकि आप तो लाइव में हमारे साथ, इस वक्त 58 फॉर 7 है बांग्लादेश के खिलाफ। पाकिस्तान, बांग्लादेश का स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। 17.3 ओवर में 58 पे 7 आउट कर दिए हैं पाकिस्तान, और 3 पर 3 आउट थे बिल्कुल स्टार्ट में। जबरदस्त हाई भी है हमारी खवातीन जो है, तो भला आप तो खुश होंगी माशाल्लाह। बांग्लादेश के खिलाफ चाहिए। ठीक है, इन दी एंड क्लोजिंग नोट जी, कुछ भी आप कहना चाहें पाकिस्तानी खासतौर पे टीम मैनेजमेंट को, क्योंकि टीम प्लेयर्स तो शायद हमें ना सुने, लेकिन हम साफियों की बात टीम मैनेजमेंट तक बहरहाल आधी शादी पहुंच ही जाती है। तो आप कुछ भी कहना चाहें इस परफॉर्मेंस के बाद, बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट? नहीं, प्लेयर्स की बातें तक भी पहुंच जाती है हमारी बातें। मैं कहना यही चाहूंगा कि भाई आप लोग हमारे हीरोज हैं, आपने ये जो प्लेयर्स हैं इन्होंने हमें मैचेस जितवाए हैं, आगे भी जितवाएंगे, लेकिन जो है टीम के लिए खेलें, अपने लिए नहीं खेलें।
क्योंकि अब लोग समझ जाते हैं सारी चीजें। वर्ल्ड कप आ रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है, हमें आपके ऊपर भरोसा है, लेकिन वही बात कि अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेलिएगा, कोशिश करेगा टीम को जितवाएं। उसमें अगर हारेंगे भी कोई आपको बुरा बस वो नहीं एक पिछले मैच में मोइन अली ने जो इतने रन्स किए ना, उसकी एक वजह भी थी कि लाहौरियों ने सलीमी उनको खाने सही नहीं खिलाए। हाँ, मैंने उनको कराची के खाने अच्छे लगे। मैंने ये शिकवा उनका पढ़ा और मैं आप दोनों से यही कहूंगा कि मैं आने वाला हूँ तो मुझे अच्छा खाना खिलाएगा, ये ना हो कि मैं भी कुछ शिकवा। नहीं, आप आए, हम आपको बड़े अच्छे खाने खिलाएंगे, बस आप आने वाले बने। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सलीम खालिक साहब, बहुत आपके तज्जे का, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोइन ने ऐसा क्या खाया होगा कि उसे लाहौर में पसंद नहीं आया? मुझे लगता है कुछ ज्यादा मसाले वाली उन्होंने कहीं फरियाल के सेगमेंट, वैसे ही इस कश्मीरी बेस पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं वो, लेकिन उसके फरियाल ने उनको भटूरे शटूरे नहीं खिलाए, मुझे लगता है कुछ ऐसा है हमारा। भाई मोइन, अगर आप देख रहे हैं तो आप हमारी देसी फूड में अच्छी रेसिपीज आती हैं, आप ट्राई करें, विल गेट सम गुड। लेकिन उन्होंने शिकवा किया और उनको पता नहीं था कि कितना सीरियस मसला है। लाहौरी तो दिल पे ले जाते हैं उनके खाने की, तो बदतरीफी ये क्या हुआ। मैंने भी लिया। खैर जी, ब्रेक पे जाना है हमने। हाँ जी, नहीं ब्रेक नहीं लेनी हमने, कुछ पॉलिटिकल बात करनी है, क्रिकेट में बात करके नहीं आप जान छुड़ा सकते हैं। क्रिकेट और सियासत में से साथ चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑडियो लीक्स पर वफाकी काबीने ने एक बड़ा फैसला किया है और डिप्लोमेटिक साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर FIA के जरिए तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने साबिक वजीर आजम इमरान खान, उनके साथी वुज़रा और साबिक सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। काबीना कमेटी की जो सिफारिशात हैं उसमें कानूनी कार्रवाई को लाजिम करार देते हुए कहा गया है कि ये कौमी सलामती का मामला है जिसके कौमी मफादात पर संगीन और मुज़र असरात हैं। FIA सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है और FIA इंटेलिजेंस इदारों से भी अफसरान और एहलकारों को टीम में शामिल कर सकती है। बिल्कुल, ये कहा गया है कि आप टीम तश्कील दें और FIA सीनियर एहलकारों को शामिल कर सकती है। FIA का कोई इस्तेहकाक दिया गया है। FIA की टीम जुर्म करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। डिप्लोमेटिक साइफर से मुतल्लिक आपको मालूम है इमरान खान की पहली ऑडियो सितंबर और दूसरी ऑडियो 28 सितंबर और 30 सितंबर कोई दो बिलतरतीब तारीखें हैं जिसमें आई थी और इस पर काबीना ने 30 सितंबर को एक कमेटी तश्कील दी थी। काबीना कमेटी ने 1 अक्टूबर को इस इजलास में कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की। इन ऑडियो लीक्स में इमरान खान साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आजम खान उनके सेक्रेटरी, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर साबिक और असद उमर साहब साइफर तब्दील करने के बारे में मशवरा कर रहे हैं और इमरान खान साहब ये कहते नजर आते हैं कि अभी अब हमें इस पर खेलना है। इस पर नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया और कहा कि साइफर सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है बल्कि रियासत पाकिस्तान की अमानत है। एक तो जालसाजी की, फिर उस खौफ से कि पकड़ा ना जाऊं, ये साइफर गायब ही कर दिया। ये मरियम साहिबा ने कहा कौमी अमानतों में ख़यानत करने वालों को निशान इबरत बनाया जाना चाहिए ताकि फिर किसी फॉरेन एजेंट को, अब नून लीग भी इमरान खान साहब पे फॉरेन एजेंट का इल्ज़ाम लगा रही है, पाकिस्तान की तारीख में नया नहीं है ये। उन्होंने कहा जी फॉरेन एजेंट को डॉलरों के एवज मुल्क को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत ना हो, ऐसा भी कहा है मरियम। इस पर साबिक वज़ीर खारिजा और सीनियर रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आपके नाक के नीचे से मरासला निकल गया। मरासला गायब होने के बाद जिम्मेदार कौन है, तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान ने साथ साथ जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कहा था कि किसी मुल्क का नाम नहीं लेना। साथ साथ जी भी तो खुद ही इमरान खान साहब रहनुमा PTI फवाद चौधरी साहब ने भी मुबैना धमकी वाले अमरीकी साइफर से मुतल्लिक इमरान खान की ऑडियो लीक की। FIA के जरिए तहकीकात का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया और कहा कि इमरान खान की हुकूमत एक साजिश के तहत बनाई गई। साइफर की तहकीकात पर हुकूमती आमादगी दुरुस्त सिमत की जानिब एक कदम है, लेकिन इंसाफ का तकाजा है कि तहकीकात FIA की बजाय सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ कमीशन करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसी तरह का जो कमीशन है ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए होना चाहिए, ऐसा कह रहा था फवाद चौधरी। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस कमीशन के ऊपर आप एतमाद करेगी? क्योंकि आपको याद है जब सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला देती है तो उन्हें अच्छी लगती है, जब उनके हक में नहीं फैसला देती वो कहती है रात को 12 बजे क्यों खुली सुप्रीम कोर्ट, हालांकि कल इतवार को भी खुली इमरान खान साहब को जमानत देने के लिए। सो ये पॉलिटिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन जो आपके सामने रखी है इस पर हम बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अब जिक्र सैलाब मुतासरीन का जो कि मुसलसल हमारे प्रोग्राम्स का, हमारी ट्रांसमिशंस का हिस्सा हैं। जब तक हम कोशिश कर सकते हैं उनके लिए आवाज़ उठाने की वो करते रहेंगे। मुश्किलात दिन ब दिन जो वक्त गुजर रहा है, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात भी दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अब तक कई इलाके हैं जहाँ पे अब भी कई फिट पानी खड़ा है। लोग समझ रहे थे कि पानी उतर जाएगा लेकिन अभी तक पानी वहाँ पर वैसे ही है। वबाई अमराज हैं, हज़ारों अफराद ऐसे हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है, बल्कि लाखों ऐसे अफराद हैं।
तकरीबन 50 के करीब मुतासिरीन के जाँ बहक होने की भी इतलात हैं। मौसम दूसरी जानिब जो कि तेज़ी से तब्दील हो रहा है, तो वक्त से पहले ये मौसम के सर्द होने की वजह से भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। मुतासिरीन के सर पे छत नहीं है, बदन पे कपड़े नहीं हैं, सर्द होता मौसम मज़ीद चैलेंजेस बढ़ा रहा है। सिंध हुकूमत ने कुछ खैबर बस्तियाँ आबाद करनी शुरू तो किए हैं जहाँ मुतासिरीन को मदद फराहम की जा रही है, मगर अब भी बहुत बड़ी तादाद है, बल्कि ज़्यादा तादाद है कि उसके बगैर है। बिल्कुल, जो खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं उनकी भी मदद की जाए और इन इलाकों में भी जो है पहुंचा जाए, वहाँ पर रसाई होनी चाहिए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है वो है वबाई अमराज का शिकार, जो कि दिन ब दिन मरीज़ बढ़ रहे हैं। सिर्फ अगर हम बात करें सितंबर के हवाले से तो डायरिया के 2,15,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो रवा साल किसी भी माह के दौरान आने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा तादाद है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और फौरी ज़रूरत के शा के हवाले से बात की जाए तो उसकी तरसील को हुकूमत और पाक आर्मी की जो मुश्तरका कोशिशें इस हवाले से जारी हैं, लेकिन हमारी भी एज अ नेशन, एज अ सिटीजन जिम्मेदारी है कि हम अपने हमवतन पाकिस्तानियों को इस मुश्किल घड़ी में ज़रूर याद रखें। सर्दी में उन्हें सबसे ज़्यादा खैमे, कंबल, खुराक की और ये बेसिक चीज़ें हैं, दवाओं की अशद ज़रूरत है। आपके दिए गए गर्म कपड़े हों, कंबल हों, दवाएं हों, किसी की जान बचा सकती हैं और इन इमदाद और एहतियात का सिलसिला जारी रखना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी। क्योंकि जितनी बड़ा ये डिज़ास्टर था उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अभी भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उनकी हेल्प करनी चाहिए। सैलाब से मुतासरा जो कराची था पेशावर रेल सर्विस है वो 35 दिन बाद बहाल हो गई है, जबकि दूसरी जानिब लाहौर कराची लाहौर सेक्टर में भी 3 ट्रेन सर्विस कराकरम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस 5 अक्टूबर तक बहाल करी। इस हवाले से ये जो तिब्बी मसाइल हैं इस पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सीमी जमाली साहब हैं, जो कि चेयरपर्सन है टास्क फोर्स फॉर हेल्थ की। उनसे हम ज़रा बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये मौजू रखने का और बार बार आप जैसी शख्सियात से बात करने का मकसद एक ही है कि इस इशू को ज़िंदा रखा जाए, इस पे इसकी अहमियत उजागर करते रहना चाहिए हमें। आपके पास क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? चूँकि हमें मालूम है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स तो ठीक नहीं है इस वक्त, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, लेकिन काम क्या हो रहा है इस पर? क्या हम कुछ कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम एंड थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट उठाया इस वक्त। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने फेलो पाकिस्तानी से अपील की है कि वो हेल्प करें। तो इसमें आर्मी और गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट हैं, ये सारे के सारे मिलकर काम कर रहे हैं इस वक्त। और रेस्क्यू का ऑपरेशन हो चुका है, रिलीफ ऑपरेशन हो रहा है एंड अब रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस में हम चले गए हैं। रिहैब में अब इट विल टेक टाइम, एक दिन का मामला नहीं है कि आप टेंट सिटी कायम कर दें और लोगों को हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल कर दें। पानी अभी भी जगह जगह खड़ा हुआ है और इससे बहुत ज्यादा ताफुन भी फैला हुआ है। ना सिर्फ ताफुन फैला हुआ है, लोगों को अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है। तो जो आर्मी कर सकती है, जो सिविल गवर्नमेंट कर सकती है, वो तो सब हो ही रहा है, लेकिन पानी भी क्लियर करने की जरूरत है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें होंगी, लेकिन हो रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अगर सवाल मैं आपसे करूं कि ये जो कोशिशें इतनी स्लो हैं, क्या वाकई डॉक्टर साहब हमारे पास वसाइल इतने कम हैं, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी इंतजामी नाअहली है, हम स्लो हैं, जो लोग अपने हालत में ठीक हैं उनको कदर नहीं है उन लोगों की परेशानी की? कुछ ऐसा है आपको लगता है? बिल्कुल हम स्लो हैं, थोड़ा स्लो तो बिल्कुल डेफिनेटली हैं, लेकिन कदर बिल्कुल है। हम जैसे पाकिस्तानियों को फेलो सिटीजन्स की बहुत कदर है। हम चाहते नहीं है कि वो इस मुश्किल में अकेले रह जाएं और हम हैंड एंड ग्लव उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में आपको मालूम है कि देयर इज अ लॉट ऑफ पॉवर्टी। ये सारे लोग जितने भी थे, ये पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं। तो इनको मसाइल तो बहुत ही ज्यादा थे, पहले से ही इतने मसाइल थे, अब तो और भी ज्यादा हो गए, यानी कि आप समझें कि डबल हो गए। और ये वबाई अमराज जो फैल गए हैं, इससे तो डेफिनेटली। डॉक्टर साहिबा, मेरा अगला सवाल भी इन वबाई अमराज से रिलेटेड ही है। ऑब्वियसली एक तो मसला यहाँ पर जो सूरत हाल है वो तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो नए मसाइल, नए चैलेंजेस आ गए हैं वबाई अमराज की शक्ल में, आगे मौसम के हवाले से बड़े चेंजेस आएंगे और इन इलाकों में वैसे भी बहुत इस तरह की मुश्किलात होती हैं। आप लोग फॉर द टाइम बीइंग क्या ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे आइंदा आने वाले दिनों में कुछ सूरत हाल हमें वबाई अमराज को लेके या मौसम को लेके कुछ कंट्रोल्ड हमारे लिए पोजीशन हो? देखिए, मैं तो एक छोटा सा टास्क फोर्स बना है जिसकी मैं सरबराही कर रही हूँ, लेकिन बाकी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। NDMA और जो PDMA है, ये मिलके काम कर रही है।
और मुझे पता है कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं और लोगों को कंबल और टेंट्स और रहने की जगह चाहिए होंगी। बहुत सारे स्कूल खाली कर दिए हैं जहाँ पर लोग जो है रह रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता एज द वाटर रिसीड आई एम श्योर लोग अपने घरों को वापस जाने की करेंगे। आपने डॉक्टर साहब, आई रिमेंबर पिछली दफा भी हमारे शो के अंदर एक सेंट्रलाइज सिस्टम की बात की थी कि किसी एक अम्ब्रेला के नीचे सारी एफर्ट्स हों। वो आपका अच्छा आइडिया था, लेकिन लगता है ऐसे कि अभी तक उसमें काम नहीं हुआ। कोऑर्डिनेशन के भी मसाइल सुन रहे हैं हम बिटवीन सिंध एंड द अदर प्रोविंसेस, इस हवाले से भी हमें बताइए। I don't think कि coordination के इतने मसाइल हैं। The health minister has taken care of a lot of things, लेकिन PDMA जो है उसको चाहिए कि वो अपने फोर्सेस को और वो करे, स्ट्रेंथन करे, और उसको चाहिए कि NDMA और PDMA मिल के काम करें। टास्क फोर्स का तो बड़ा ही लिमिटेड सा काम है। दे आर एडवाइजर्स एक्चुअली। टास्क फोर्स कोई काम करने के लिए ऑन द ग्राउंड अभी नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि टास्क फोर्स ग्राउंड पे आएगी तो फिर इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी। वो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ऑब्वियसली सैलाब मुतासरीन की जिंदगी पे असर है, हमें इस पे हेल्प करने की जरूरत है। हुकूमत भी ऑब्वियसली अपना काम कर रही है। आप भी एज ए नेशन जिम्मेदारी का सबूत है। ब्रेक लेंगे और अब बात करते हैं कुछ बाबों की जो पंगड़ा पौंदे ने। बिल्कुल, बाबे पंगड़ा पौंदे ने इज अ फिल्म जो कि आ रही है, इस पंजाबी फिल्म जी। इसकी स्टार कास्ट आज एक्सप्रेसो की मेहमान है और इसमें मज़ाहिया अदाकार द फेमस सुहेल अहमद अजीज़ी साहब और मुख्तलिफ भारतीय अदाकार और गुलकार, जिसमें बिलखुसूस दिलजीत दोसांझ शामिल हैं, सरगुन मेहता शामिल हैं। इनके हमरा सुहेल अहमद साहब ने फिल्म में डेब्यू किया है। सुहेल अहमद साहब फिल्म की कामयाबी के लिए बहुत पुरज़्म है और ये फिल्म 5 अक्टूबर को दुनिया भर में रिलीज की जाएगी। इस हवाले से मजीद फिल्म की स्टार कास्ट यानी कि दिलजीत, सरगुन और सुहेल अहमद हमारी टीम के साथ मौजूद है। उनके साथ क्या गुफ्तगू हुई आपको दिखाते हैं। सलाम, सत श्री अकाल सारे मेहमानों को एक्सप्रेसो की तरफ से खुशामदीद। दिलजीत सर, आपसे एक सवाल। जी मैम। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे अपनी इस मूवी के बारे में कि आपका कैरेक्टर क्या है इस चीज़ के अंदर और बेसिक इसका पर्पस क्या है? पर्पस तो यही है कि हर साल एक पंजाबी फिल्म की कोशिश होती है कि हर साल एक पंजाबी फिल्म ज़रूर करें, चाहे म्यूज़िक भी करते हैं और फिल्में भी करते हैं, लेकिन एक पंजाबी फिल्म साल की एक, ये मेरा मन होता है कि कम से कम एक फ़िल्म ज़रूर आए साल की। तो जब भी फिल्म बनाते हैं मकसद सिर्फ एक ही होता है कि लोगों को एंटरटेन कर सकें, उनको मज़ा आए। जो म्यूज़िक है, जो ये सिनेमा है, ये लोगों को आपस में कनेक्ट करता है। फैमिलीज़ भी कनेक्ट होती हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं। बहुत सारे मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कि यार अपनी मॉम को लेके गए थे, या मैं अपनी दादी को लेके गया था, उनको बहुत अच्छी लगती है आपकी पिक्चरें। तो मकसद सिर्फ यही होता है कि वो जो ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा और नई ऑडियंस भी आए और फैमिली एक साथ बैठ के एंजॉय कर सकें और एक अच्छा समा बन जाए और हंसी मजाक में एक अच्छा मैसेज और अच्छी एक बात भी कन्वे हो जाए। तो हर साल यही हमारा जो टीचा तो यही रहता है। पिछली बार हमने दुशहरे पे हौसला रख रिलीज़ की थी, सेम थिन साहब की प्रोडक्शन थी वो भी, और इस बार जो फिल्म है उसमें मैं पहली बार सरगुन जी के साथ काम कर रहा हूँ और पहली बार द लिविंग लेजेंड सुहेल सर जी के साथ काम कर रहे हैं हम। और ये हम सारे ही बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि पहली बार काम कर रहे हैं और हम सब फ़ैन हैं सुहेल जी के, तो इसलिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। ये फिल्म हमारे लिए और भी ज़्यादा इस चीज़ के वजह से और भी हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब ये बात हम अपने आप को भी बताते हैं कि हमने इतना अच्छा समा हमने इकट्ठा गुजारा। फिल्म में हम सेट पे हमने इतना फ़न किया, नहीं पूछते आपसे दोबारा, इतना फ़न हमने सेट पे किया। जब हम सेट पे होते तो इतना मज़ा आता था। हर रोज़ कोई ना कोई बात, हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई बात रोज़ ऐसी हो जाती थी कि मतलब हम उसी मज़े में खो जाते थे, लेकिन फिर काम भी, हाँ फिर काम भी करते थे। तो जितना मज़ा हमने पर्दे के पीछे भी किया उतना ही मज़ा आपको पर्दे के जब आप आगे देखेंगे उसको तो उतने मज़ा। इंशाल्लाह। सर सुहेल, आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आप लेजेंड है पाकिस्तान के, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दिलजीत सर के साथ? देखिए जी, ये तो मोहब्बत में आप ये कह रहे हैं, लेजेंड तो नहीं, मैं तो सर दिल से बोला आपको, मैं स्टूडेंट, सर दिल सब दिल से बोलते हैं सर, सब दिल से, सर दिल से बोला। मैं नहीं बाबा बनना मैं फिल्म च बढ़िया, लेजेंडरी स्टूडेंट है। मैं तो ना जी सीखने के अमल में रहता हूँ हमेशा, और मुझे ये मौका अल्लाह पाक ने दिया है जिंदगी में कि मैंने वर्ल्ड स्टार्स के साथ काम किया है और मेरा ये डेब्यू है पंजाबी फिल्म का, जो ये नया सिनेमा, पंजाबी सिनेमा माशाल्लाह काम कर रहा है बड़ी मेहनत और लगन के साथ।
उसमें मैंने ये पहली फिल्म ही इन लोगों के साथ की है और बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है, बड़ा ही प्यार आया है और अपने आप को मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने इनके साथ काम किया है और फिल्म की मेकिंग इतनी अच्छी हुई है, इतनी खूबसूरत फिल्म बनी है, इतनी मेहनत से और इतनी हार्ड वर्क सबका सामने आया, पूरी टीम का, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी टेक्नीशियंस जो हैं वो, डायरेक्टर अमरजीत सिंह साहब, बहुत मेहनत के साथ उस शख्स ने फिल्म बनाई है। मैं कहता हूँ कि जो वो यंग मैन हैं मगर वो बाकायदा सर हैं, वो उस्तादी नज़र आई है उनके काम में। और जो लिखी गई है नरेश कथोरिया साहब जिन्होंने फिल्म लिखी है, बड़ी खूबसूरत फिल्म लिखी है, चूँकि सिचुएशनल कॉमेडी लिखी गई है और स्टोरी खुद हंसा रही है और रुला भी रही है। ये कलम से ही हो सकता है। ये तो अब हम लोग सब देखेंगे इंशाल्लाह जाके लास्ट में। इंशाल्लाह आप बड़ा उसका मजा लेंगे। और जो इसके डीओपी हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बलजीत सिंह साहब, बहुत मेहनती और कमाल के टेक्नीशियन हैं, बड़ी प्यारी उन्होंने शूट की है फिल्म। आपको इसका कोई भी कोना जो है वो कमज़ोर नज़र नहीं आएगा। प्रोडक्शन के हवाले से भी दिलजीत थिंड जो इसके प्रोड्यूसर हैं, जो दिलजीत दोसांझ साहब की फिल्में बनाते हैं, वो तो खैर इनकी फिल्मों से ही पता चलता है कि वो भी शौक़ से काम करते हैं। ये काम शौक़ का है। अगर आप इसको सिर्फ बिजनेस समझ के करेंगे तो फिर तो और बहुत से बिजनेस हैं, वही कर लेने चाहिए। जिसने ये करना है वो शौक़ से करेगा, शौक़ पहले, लगन पहले, बिजनेस बाद में। तो उस हवाले से ही फिर अच्छी फिल्म बन सकती है। क्योंकि जो बिज़नेस समझ के बंदा कर रहा होता है वो कहता है यार जहाँ पे 50 रुपए लग रहे हैं वहाँ पे 25 लगा लो, 30 लगा लो, 35 लगा लो। जो शौक़ से कर रहा है वो कहेगा 50 से कोई अच्छी चीज़ भी है आपके पास, वो कर लो। तो ये चीज़ें इस फिल्म में नज़र आई हैं। इन लोगों ने बाकायदा मेहनत के साथ फिल्म बनाई है जो आपको स्क्रीन पे, पर्दे पे नज़र आएगी। और आपको सरगुन मेहता साहिबा की बेहतरीन परफॉर्मेंस, हम तो ऐसे ही उनके फैन हैं। ऐसी नेचुरल आर्टिस्ट हैं ये और इतने फ्लो के साथ ये दोनों काम करते हैं। दिलजीत दोसांझ जी जो हैं, मैं हैरान हो गया हूँ कि कॉमेडी क्या, सीरियस पोर्शन क्या, पूरी दुनिया ड्रामा क्या। जी 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 जी, ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया पीछे लगती, बंदे जो गुण हुंदा ही है, पैशन की बात है सर। जी जी। मैम आपसे मैं यही सेम क्वेश्चन करूंगी, आपको हमारे लेजेंड के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये तो ड्रीम कम ट्रू होगा किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि वो मतलब इतने अच्छे एक्टर्स के साथ जब आप काम करते हैं आप सीख कर घर ज़रूर जाते हैं। बट मैं पहले भी मैंने एक जगह कहा कि सिर्फ आप उनसे ऑन स्क्रीन नहीं सीखते, आप उनसे ऑफ स्क्रीन भी सीखते हैं। और हर वक्त वही है। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड वी आर सो थैंकफुल कि उन्होंने फिल्म की थी तो सानू उन्होंने नाल स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। ये तो आप लोगों की सबकी मेहरबानी है कि आपने मुझे अपनी टीम में शामिल किया है। आई एम वेरी ग्लैड टू वर्क विद यू। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, 2 लाइन अपने फेवरेट सॉन्ग की हम सब फैंस के लिए आप गुनगुना दें। हाय रब्बा, मैं सवेर दा बोल बोल के थक गया। गाउन वाला सिर्फ 2 लाइन साडे विचों जो गाउंदे हैं ना सारा दिन वो ये गाते हैं। हाँ, तो मेरी तरफ से मतलब उभरते हुए सितारे, दोनों मिलके 2 लाइनें उभरते हुए सितारे मेरी तरफ से दोनों मिलके एक कोई गाना गुनगुना दें। सरगुन जी गाएंगे। कोका तार गया दिल हार गया नी अगे किसी ते दजते यार कुड़ी दी चुन्नी काली लहंगे आली पीती विच अक मार गया नी कोका हाय कोका। नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आए जी और अब बारी हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें बात हो रही है मुस्तनसर हुसैन तार साहब की किताब चित्राल दास्तान पर। तो देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में जिस किताब पर गुफ्तगू हो रही है तारड़ साहब के साथ, उसका नाम है चित्राल दास्तान। चित्राल दास्तान जो है वो लेट 80s में लिखी गई और तारड़ साहब ने जो सफ़र इख्तियार किया वो गिलगित से गिज़र रोड पे सफ़र किया और पूरी वादी गिज़र से होते हुए
वो मस्तूज और बूनी से होते हुए चित्राल पहुंचते हैं। और ये तमाम सफ़र जो है, इसमें हमने कॉक्सी मस्जिद को डिस्कस किया था, इसमें हमने मस्तूज के कले की बात की थी, इसमें हमने शंदूर टाप की बात की। ये तमाम चीज़ें जो हैं गुज़श्ता साथ में हमने बड़ी मुफस्सल तार साहब के साथ जो है डिस्कशन हुई थी। और उसके बाद जब तार साहब चित्राल पहुँचते हैं तो चित्राल से वो चले जाते हैं गरम चश्मा की तरफ, और गरम चश्मा से वो एक झील जो अफ़गानिस्तान में थी, बहुत ही खूबसूरत बदख्शां की झील, उसकी तरफ एक कोशिश करते हैं। लेकिन वो उन्होंने बड़ी तफसील से बताया है कि वो उस झील पे क्यों नहीं गए और फिर वापस आ गए थे। फिर यहाँ पे जो बदख्शानी लोगों के हवाले से जो उन्होंने बड़ी खूबसूरत मंजरकशी की थी, और मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो सिलसिला कलाम है यहीं से दोबारा इसका आगाज़ किया जाए। तार साहब, चित्राल दास्तान में जो आपने बदख्शानी लोगों का जिक्र किया है, और जब हम देखते हैं एक्चुअली जब हुंजा में हम देखते हैं और जो वक़ी लोगों को देखते हैं, तो उनके जो गीत हैं उनके अंदर भी बदख्शानी और बदख्शां का जो जिक्र है वो बहुत आता है, और लाले बदख्शां और इस तरह का हमारे उर्दू में भी जिक्र है। तो बदख्शां जो है उसकी एक एस्थेटिकली या जमालियात के हवाले से हमारे जहनों में एक ख़ास तस्वीर है, और ये तस्वीर आपने मज़ीद उसको खूबसूरत कर दिया जब आपने बदख्शां के घरों की खूबसूरतियों को बयान किया, उनके पहनावों को आपने इस किताब में उसका जिक्र किया है, उनकी एम्ब्रॉयडरी वो कमाल है। तो बदख्शानी लोगों का अगर आप जिक्र कर दें और थोड़ा सा बताएं कि बदख्शां की जो घरों की जो खूबसूरतियाँ हैं बिलखसूस, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत ये जो एस्थेटिक्स है ना जी, ज़ौक़े जमाल जी, गरीब से गरीब आदमी होगा, आप उसके घर में जाएं, उसने दीवारों पे कोई कपड़ा लगा रखा होगा, नीचे कालीन बिछाया होगा, एक ख़ास अंदाज होगा जी, उनकी ख़वातीन जो हैं वो आपके हाथ धुलाएंगी चिलमची के साथ। पुरानी जो रिवायात आज से 500-700-1000 साल की पहले की हैं वो उनमें चली आ रही हैं, और वो ज़्यादा लालची नहीं है। ठीक है। बुनियादी तौर पे एक जो होते हैं ना रख रखाव, आप यूँ समझ लें कि वो पुराना जो लखनऊ का रख रखाव था वो तो ज़रा था डेकेडेंट, लेकिन ये बहुत प्रोग्रेसिव किस्म का रख रखाव था। और मैं बहुत उनसे मुतासर हुआ था, उनके उठने बैठने से, उनके कलाम करने से। मैंने देखा कि उन्होंने वो फंजान या क्या होता है कावे के लिए वो रखे हुए हैं। तो जिस तरह जापानीज टी सेरेमनी नहीं होती, बाकायदा एक रवायत है पुरानी चली आ रही है, उसकी ट्रेनिंग होती है, 6 महीने लगते हैं उसको सिर्फ सीखने में। तो एग्जैक्टली उसी तरह ये कावा जिस तरह बनाते थे और प्यालियाँ पकड़ते थे उसको पीते थे, वो कुछ जापानीज टी सेरेमनी से कोई कम चीज़ नहीं। वाह वाह। तार साहब, एक जो चीज़ है जो बड़ी हैरान करती है कि जब आप गिज़र वाली साइड पे जाते हैं तो आपको खानों के अंदर जो है ना ख़ास किस्म की वैरायटी आ जाती है, और बड़े लजीज खाने हैं, बहुत ही एक तनव्वु है उनके खानों के अंदर। और फिर जब आप शंदूर टाप से चित्राल की तरफ उतरते हैं तो जो दस्तरखान है उस पे जो खानों की तादाद है वो उसमें कहीं ज़्यादा इजाफा हो जाता है और कहीं ज़्यादा वो लजीज हो जाती हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह ये है कि इस एरिया में जो चित्राल के एरिया है और फिर जो गिज़र वाली साइड है, इसमें हम कंपैरेटिवली बाकी गिलगित बाल्टिस्तान को देखते हैं तो यहाँ पे ज़मीन हमें ज़्यादा नज़र आती है। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पे ज़मीन ज़्यादा थी या गुरबत, अब कंपैरेटिवली हम कहें कि गुरबत जो थी यहाँ पे कम थी? गुरबत तो थी सारी, लेकिन वही मैंने अर्ज़ किया ना कि ये जो इम्पैक्ट था, मतलब थी वो अफगानिस्तान है, वो पट्टी है वाखान, ठीक, और आखिर तक जाती, और उज़्बेकिस्तान भी साथ ही वहाँ पे मुंसलिक है उसके साथ। उज़्बेकिस्तान से लोग वो वाखान को क्रॉस करके तो बरोगल आते थे, वो चाय की पत्ती लेने, घी लेने, और वहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह लाते थे। तो इनका इंटरेक्शन ज़्यादा था, यानी चित्राल का नहीं था उतना जितना ये गिज़र वगैरह का था। और वादी यासीन थी, उधर से वो ग्लेशियर क्या नाम है उसका मुझे अब याद नहीं आ रहा, जिसको हम क्रॉस करके वो यासीन में उतरे थे। तो और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि आज से कोई 1000 साल पहले तिब्बतियन आर्मी वहाँ पे आई और उन्होंने कॉन्कर किया और गिलगित तक गए। गिलगित तो उस वक्त सच नहीं एग्जिस्ट करता था। तो ये सारा इलाका जो था ना, इसके ऊपर बाहर के इन्फ्लुएंसेस, इसलिए इनकी खुराक में वैरायटी भी है। और मतलब हुंजा में कोई वैरायटी नहीं थी जब हम गए हैं, देयर वाज नथिंग। लेकिन तब भी जब हम गोपीस गए हैं या यासीन गए हैं और उनके घरों में गए हैं तो वहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। अतार साहब, आपने लिखा है कि आपने चित्राल में एक शायर थे फ़िदा साहब, उनसे आपकी मुलाकात हुई और वहाँ पे चित्राल में मुख्तलिफ और भी अदीब और दानिश्वर जो थे उस महफिल में थे।
तार साहब, जब हम चित्राल को देखते हैं तो चित्राल के अंदर एक बड़ी तरक्की पसंद सोच आपको नज़र आती है। अभी भी उनके बहुत से शायर ऐसे हैं जिनसे मिलके आपको बड़ा अच्छा लगता है कि वो बड़े प्रोग्रेसिव हैं, बड़े तरक्की पसंद हैं, बड़े नए तजुर्बात करने वाले लोग हैं शायरी के अंदर, अदब के अंदर। तो ये जो चित्राल में ये जो तरक्की पसंद सोच है, इसके सोते कहाँ से फूटते हैं? आई फील कि कोई भी जो क्रिएटिव जहन है, जो सोचता है एक बड़ी तन्हाई में, वो हमेशा प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है। वो कभी भी मुतअस्सब नहीं होता, तंग नज़र नहीं होता। अच्छा, नॉर्दर्न एरिया की शायरी में भी यही है। चित्राल में आप देखें, चित्राली जो शायरी, उसमें बहुत सारे मतलब मारखोरों के हवाले से पोइट्री है, जंगली जानवरों के हवाले से पोइट्री है। और मुझे तो कुछ ज़्यादा, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन पोइट्री, लेकिन किसी हद तक उनमें जो जब महबूब को बयान किया जाता है तो किसी हद तक ज़माना जाहलियत के जो शुरा थे, अमराउल कैस वगैरह, जिस तरह वो महबूब को बयान करते थे ना, इसी तरह यहाँ पे भी मतलब चित्राली शायरी में भी। अच्छा, चित्राल का आपको पता है कि भाई चित्राल एक रास्ता जब बंद हो गए थे सारे, तो अफ़गानिस्तान से आता था, पाकिस्तान से लोग अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गए, फिर चित्राल में आते थे और बाकायदा सर्विस थी। तो इनका बस यही ओपनिंग थी। और मरून होने के बावजूद उनके जो हैं ख़यालात और उनके जो शायरी है पूरे नॉर्दर्न एरिया में पढ़ी जाती थी। तार साहब, अब हम सफ़ा नंबर 158 पे आते हैं और यहाँ से किताब जो है वो एक नया रूप धार लेती है। बहुत ही जामे, बहुत ही खूबसूरत नरेशन है किसी भी इलाके के हवाले से, और आपके अपने सफ़रनामों में भी अगर देखा जाए तो ये जो सफ़ा नंबर 158 से आगे है, ये बहुत डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ है, बहुत पावरफुल तहरीर है जो आपने काफिरिस्तान के हवाले से लिखी है, कैलाश के हवाले से लिखी है। ये कमाल है। और इसमें ये स्टार्ट होती है बेसिकली शेक्सपियर की इस कोट से कि हम ये दुनिया एक स्टेज है और हम इसके किरदार हैं, और आप एक सवाल उठाते हैं कि ये दुनिया अगर एक स्टेज है और हम इसके किरदार हैं तो तमाशाई कौन है। और इसके आगे फिर काफिरिस्तान का बहुत ही कमाल, बहुत ही खूबसूरत जिक्र है कैलाश का। आप इससे मुत्तफिक होते हैं कि ये वाकई आपके दीगर सफ़रनामों में ये जो पोर्शन है ये बहुत ही मुख्तलिफ है कैलाश का? अब मुझे लेटेस्ट नहीं मालूम, लेकिन जो पहली मरतबा हम दाखिल हुए हैं तो हमने देखा कि कैलाशी औरतें जो हैं वही कपड़े पहने वो खेतों में काम कर रही हैं, चल रही हैं। तो वो मुझे रियल नहीं लगा। अच्छा, वो फैंटेसी भी नहीं लगा क्योंकि वो थी तो रियल। तो मुझे इस तरह लगा कि ये कोई सेट लगा हुआ है और ये टूरिस्टों के लिए सेट लगा हुआ है, और उसमें ये कैरेक्टर हैं, इनको ये लिबास पहना के वहाँ पे वो उसमें खेतों में काम दिया गया है, को पानी भर रही हैं, को कंघी चोटी कर रही हैं। तो बुनियादी तौर पे अब ये सिलसिला जो है ना कि तमाशाई कौन है और तमाशा कौन है, इसका तो आज तक फैसला नहीं हुआ कि शायद हम खुद ही वो किरदार हैं, खुद ही तमाशाई। तार साहब, ये जो मज़ाहिर परस्ती होती है, यानी जितना मैंने कैलाश देखा है और दीगर ऑफकोर्स तारीख के हवाला भी हम दे सकते हैं, तारीखी हवाले से भी बात कर सकते हैं कि ये जो मज़ाहिर परस्ती होती है, ये जो मज़ाहिर से मोहब्बत होती है, ये जो नेचर से मोहब्बत होती है, ज़मीन से मोहब्बत होती है, दरियाओं से, और इनका आप एहतराम करते हैं, तो ये जो चीज़ है इसको आप क्या ज़हानत की अलामत नहीं समझते कि अगर कोई कौम जो है अगर इस तरह करती है कि वो इनको एहतराम करती है नेचर का, तो वो एक ज़हीन कौम है? बिल्कुल समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो कट ऑफ होती हैं तहजीबें और वो ज़्यादातर कुदरती मज़ाहिर की परस्तिश करती हैं, तो उनके भी एक मतलब है कि ज़हीन होती हैं तो वो करती हैं ना, कि मतलब है कि आप देखें कि वहाँ पे कैलाशियों में जी आम नाम जो है वो घास के ऊपर होंगे, पौधों के ऊपर होंगे, पहाड़ों के ऊपर होंगे, या फिर जो भी लेटेस्ट है वहाँ पे आपको जिना भी मिल जाएंगे, भुट्टो भी मिल जाएंगे। अच्छा, और फिर मैट्रिसों के भी नाम, वो उनको इसमें कोई नहीं। चुनांचे जो हम आहंगी है कुदरत के साथ बुनियादी तौर पे, वो एक सोचने वाले जो जहन है वही वहाँ तक जा सकता है। अदरवाइज़ वो शायद एक छोटा सा बुत बना के उसकी परस्तिश करें कि जी ये है,
तो आई फील कि जो ओवरऑल मज़ाहिर फितरत जो है उनके साथ पार्ट ऑफ दैट नेचर, क्योंकि हम सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है ना, जिसमें जानवर भी हैं, समंदर भी हैं, मछलियाँ भी हैं, हम भी हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लान है। उस प्लान में बेसिकली तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नॉर्दर्न एरिया जब मैं जाता हूँ तो आई फील के वहाँ पे जो जाहो जलाल है, जो जमाल है, जो इम्पैक्ट है खूबसूरती का, वो आपको अल्लाह ताला के नज़दीक ले आता है। तो वो भी तो मज़ाहिर परस्ती है ना, हम वो मंज़र देख के उस मंज़र का तो उसके करीब होते हैं। तो इसलिए जो लोग मज़ाहिर परस्ती करते हैं वो बुनियादी तौर पे वो जो रब है उसी की सना कर रहे हैं, उसकी बनाई हुई चीज़ों को मान रहे हैं ना, उनको उनकी परस्तिश कर रहे हैं, तो उसी की कर रहे हैं। तो इन ए वे शायद वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नाज़रीन, ये था निकले तेरी तलाश में आज का। और निकले तेरी तलाश में क्या है, हम किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं? हम तलाश कर रहे हैं चित्राल को, चित्राल के अदब को, चित्राल की सकाफ़त को, चित्राल की खूबसूरतियों को, उसकी लैंडस्केप की खूबसूरती को। और इसमें ऑफ कोर्स गिज़र वैली भी शामिल है, क्योंकि इस सफ़रनामे में गिज़र से ही ये सफ़र जो है इसका आगाज़ किया गया था। तो ये जो सिलसिला है ये जारी है, और अगले हफ्ते निकले तेरी तलाश में तार साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे चित्राल दास्तान पर। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आप से मुलाकात करवाते हैं हम एक और एक्सप्रेसो हीरो की। आपको मालूम है पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा करे, और ख़ास तौर पे अगर कोई खातून अच्छा करे तो हमारी भरपूर कोशिश होती है कि न सिर्फ उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, उन्हें ट्रिब्यूट दिया जाए, बल्कि उनकी जर्नी भी आप तक पहुँचाई जाए। भाई लातादाद ख़वातीन ऐसी हैं जो दुनिया भर में बेशुमार अच्छे काम कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ जेलम से ताल्लुक़ रखने वाली दुर नजफ़ मौजूद हैं। अब इनकी क्या खूबी है, क्या खसूसियत है? इनको 2 साल की उम्र में पोलियो हुआ और इनको स्कूल में दाखिला ही नहीं मिलता था इसकी वजह से, और फिर उन्होंने ऐसी हिम्मत की कि तालीम को जारी रखा। दुर नजफ़ का ये कहना है कि कॉलेज में मेरी क्लास दूसरी मंजिल पर थी, तो मैंने कॉलेज इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त की कि मेरी क्लास निचली मंजिल पर शिफ्ट कर दें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। कि आफरीन है उस कॉलेज इंतज़ामिया पर, मतलब क्या बात है आपकी। और फिर वो पूरा 1 साल सहेलियों की मदद से क्लास में जाती रहीं, तमाम तर मुश्किलात से अपनी PhD मुकम्मल की, डॉक्टरेट की डिग्री ली, और उसके बाद दुर नजफ़ अब जेलम में ही एक सरकारी स्कूल में बतौर टीचर मुलाजमत कर रही हैं। एंड आई होप कि जो रवैया उनसे उनकी यूनिवर्सिटी का था अब दुर नजफ़ का वो नहीं अपने तलबा का। डेफिनेटली नहीं होगा। दुर नजफ़ हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। वेलकम टू एक्सप्रेसो दुर नजफ़, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो आपको सलाम है कि आपने इतने चैलेंजेस के बावजूद अपना जर्नी जारी रखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी मोटिवेशन ख़त्म होने की वजह से वो कुछ अचीव नहीं कर पाते। तो ये आपको मोटिवेशन मिली कैसे, और आपने अपने चैलेंजिंग सफ़र को किस तरह से जारी रखा? थैंक यू सो मच। मैं 2 साल की थी, जैसा कि आपने बताया, मैं 2 साल की थी तो मुझे पोलियो का अटैक हो गया था, जिसके बाद मैं टोटली पैरालाइज हो गई थी। मतलब मैं अब आई कांट मूव माय बॉडी। फिर अब आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिदैन की मदद से, अपनी विल से मैंने जो है मूव करना शुरू किया। फिर मेरी आगे बढ़ते बढ़ते मैं 5 साल की हुई, मेरी तालीम का सिलसिला शुरू होने वाला था। मेरे पेरेंट्स उस टाउन के सब स्कूल्स में गए। उन्होंने वहाँ पे कहा कि ये तो जिस्मानी तौर पे माजूर हैं, ये मैनेज नहीं कर सकेंगी, आप इनको किसी जो स्पेशल अफराद का स्कूल है उसमें एडमिशन करवाएं। एंड दिस इज लाइक 1985। सो वहाँ पे उस वक्त कोई स्पेशल अफराद का स्कूल नहीं था। तो मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हुए। करते करते मुझे एक वहाँ पे एक स्कूल था मॉडल क्रिश्चियन, उन्होंने मुझे एडमिशन दिया, मेरे तालीमी सफ़र का आगाज़ हुआ। मैंने बहुत सी हर्डल्स जो हैं वो फेस की, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मैंने इसलिए हिम्मत नहीं हारी कि अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश थी और मुझे इस पे पूरा उतरना था, बीइंग अ मुस्लिम भी। और मेरे पेरेंट्स ने इसमें मेरी बहुत हेल्प की, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में। मैं जो है उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अगरचे बहुत हेल्प भी हो, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड्स आपके साथ हों, बैकअप सपोर्ट हो, लेकिन एक इंटरनल जो अल्लाह की तरफ से आपके अंदर कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं आपको पिंच कर, कहीं ना कहीं व्हेन यू सी द पीपल अराउंड
तो नजफ, अब बंदे के जहन में ये ज़रूर आता है कि काश मैं भी ये कर सकता। एक तो क्या वो कमी आपके जहन में आती रही, और ये सवाल मैंने इसलिए किया है, कतन वो कमी जानना मकसद नहीं है, उसको ओवरकम कैसे किया? जब ऐसी कोई फील आपके जहन में आई तो आपने कैसे अपने आप को उस कमी से, उस एहसास से निकाला? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आपको देख रहे होंगे, आपको देख रहे हैं, इनफैक्ट हो सकता है कोई ऐसी बात ऐसी आपकी कही भी उनको बड़ा हौसला दे। सर, इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कभी कमी का एहसास मुझे होता था तो वो मुआशरे का जो रवैया था। मैं अब आपको एक इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ। मैं एग्जाम के लिए गई, बीपीएससी के एग्जाम के लिए, तो वहां पे मैं जब पेपर देकर वापस आ रही थी अपनी वालदा के साथ, तो दोनों साइड पे लाइन थी लोगों की, और उस मजमे में मुझे आवाज आ रही थी मुझे देख के, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब आप बताएं कि एक बंदा जब गुजर रहा हो और वो ये देख रहा हो कि आपको अस्तगफिरुल्लाह कहा जा रहा है, तो एक इंसान क्या फील करेगा? उसको कमी का एहसास होगा, वो अल्लाह से ये जरूर सवाल करेगा कि वाई मी। यानी आपको खुद शायद उस कमी का एहसास ना हो, लेकिन इर्द गिर्द वाले लोग आपको बार बार वो याद कराते हैं और आपने इसको ओवरकम किया। ये आपकी बाहिम्मत होने का एक सबूत है कि आपने इस तरह से इस चीज़ों को और इन आवाज़ों को इग्नोर करके आप आगे बढ़ती रही। तो जब आप चूँकि एज ए टीचर काम कर रही हैं, ऑब्वियसली हमने जिस तरह से आपके कॉलेज का जिक्र किया, बहुत सारी ऐसे और भी वाक़यात होते होंगे। एज अ टीचर आपने कभी इस तरह का कोई रवैया फेस किया, या आपको आपके स्टूडेंट्स अब विद द टाइमिंग, ऑब्वियसली जिस टाइम से आप अब आई हैं यहाँ पर, कुछ एक्सेप्टेंस है, आपने देखा है? और ओवरकम कैसे किया वो भी बताइए हमें। सर, मैं आपको बताऊं, एक लंबी दास्तान है। मतलब अगर जॉब कोई ले ले, मैंने जॉब में भी बहुत कुछ फेस किया। डिस्क्रिमिनेशन होती है। मुझे एक्चुअली रूम नहीं दिया जाता था। कैन यू बिलीव दिस के मैं जब यहाँ पे अपॉइंट हुई स्कूल में, मेरे पास कोई रूम नहीं था। मतलब फिर ये हुआ कि गवर्नमेंट ने ये मतलब मस्ट कर दिया कि रूम्स में क्लासेस होंगी, बच्चे नीचे नहीं बैठेंगे। मैं नीचे बैठ के क्लास, मतलब बच्चे क्लास ले रहे होते थे। ये मैं बात कर रही हूँ 2009 की। तो उसके बाद जब ये सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुई तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हुई। और मैं अगर अपने तलबा की बात करूं, अपने साथी जो मेरे कोलीग्स हैं उनकी बात करूं, वो बहुत हेल्पफुल हैं। मेरे तलबा मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। दिस इज 2022। बट मैं ये कहूँ कि अभी भी माशरे में ये ज़रूरत है कि हम लोगों को एक्सेप्ट किया जाए। हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं आप जैसे, और एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, आई मस्ट से, आप बहुत खास लोग हैं। हम लोग नॉर्मल होने के बावजूद भी वो नहीं कर सकते जितना आप कुदरती तौर पे कुछ कमी होने के बावजूद कर जाते हैं। तो आई वुड कॉल यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। इनके लिए क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप? एक तो माशरती रवैये हैं, उसके अलावा कुछ और ऐसे इकदाम जो आप एक्सपेक्ट करती हैं दुरे नजफ, सोशली जो बेहतर कर सकते हैं हमारे रवैये आप लोगों की जानिब? हाँ जी, हमें सबसे पहले तो मैं तालीम की तरफ ही आऊँगी, क्योंकि हमें इन अफराद की तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, इनके बारे में पॉलिसीज बननी चाहिए, जो कि पॉलिसीज उस तरह 3% कोटा हमारा ये कह दिया गया है कि 3% कोटा है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, मतलब उसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। ऑल्दो वो होता है लेकिन नॉट इन दैट सेंस, मतलब इट शुड बी क्लियर एजुकेशन में। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी जगह मुझे जाना होता है तो मैं सबसे पहले ये दिमाग में लाती हूँ कि वहाँ सीढ़ियाँ तो नहीं होंगी, क्या मुझे सेकंड फ्लोर उठना पड़ेगा? मैं क्या करूँगी? मैं शॉपिंग नहीं कर सकती किधर भी अपने एरिया में, मैं शॉपिंग नहीं कर सकती। मुझे चूज करके जाना होता है। मुझे पहले ये देखना होता है कि मेरे लिए वो एक्सेसिबल है या नहीं। तो आप खुद बताएं कि एक बंदा कैसे तालीम हासिल करेगा। रैम्प्स कोई ले लें, आप देखें कि आप किसी डिसेबल से पूछ लें, माजूर अफराद से पूछ लें कि एक रैम्प को कैसे होना चाहिए। आप रैम्प्स को देखें, अगर बैंक्स की रैम्प्स को देखें, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आई गेस कहीं पे भी अगर कोई नई बिल्डिंग बनती है, कोई नई पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होती है, कोई नया अदारा बनता है, तो उसको खास तौर पे ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। आपको पता है ये कंपल्जन है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पाकिस्तान में इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। और हम बहुत सारे कुछ ऐसे रैम्प्स भी मैंने देखे हैं जहाँ पे आप आम बंदा इमेजिन नहीं कर सकता कि इस रैम्प के ऊपर व्हील चेयर या एक डिफरेंटली एबल पर्सन किस तरह से जा सकता है। इसके अलावा दुरे नजफ, ऑब्वियसली आपने जैसे से कहा कि पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए,
चाहिए। आपको लगता है कि इसको जैसे आपने कहा कि आपने जब एडमिशन लिया है, आपके पेरेंट्स मुख्तलिफ स्कूल्स में जाते थे, तो आपको एक बात थी कि जी ये डिफरेंटली है, एबल इंसान है तो इसके लिए अलग स्कूल है या उस तरह, आपको लगता है कि जो स्कूलिंग है या एजुकेशन सिस्टम है वो मर्ज होना चाहिए, इन तमाम लोगों को एक ही तरह का एजुकेशन सिस्टम, एक ही क्लासरूम्स में बैठ के पढ़ना चाहिए? जी, यही मैं उस वक्त भी फेस किया था कि मेरे वालिदैन चाहते थे कि मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढूं, बिकॉज मैं चल नहीं सकती थी, बाकी मतलब आई कैन मैनेज एवरीथिंग। सो मैं ये चाहती हूँ कि ये अफराद नॉर्मल लोगों का अपने आप को नॉर्मल फील करें। अगर आप हमें अलग रख कर करेंगे या हमारा एक अलग ग्रुप बना देंगे तो दिस इज नॉट गुड फॉर अस। हमें उसी तरह नॉर्मल लिया जाए, वो जो पहली नजर है वो ऐसी हो कि वो एक्सेप्टेंस वाली हो। राइट दुर्नजफ, इन दी एंड हर शख्स की ज़िंदगी में एक इंसान होता है, आप जैसे जिन लोगों की स्टोरी होती है उनमें एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जिसको वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं अपनी उस कामयाबी का, अपनी हिम्मत के अलावा। ये क्रेडिट आप अपने अलावा किसको देंगी अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको? मैं अपने वालिदैन को दूंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, मतलब अब मैं अगर वो शुरू करूं तो पूरी किताब ही लिख दूं। उसमें मेरी वालदा उन्होंने हर लम्हा मेरा साथ दिया। कभी मेरी व्हीलचेयर टूट जाती थी, कभी कुछ, बहुत सारे वाक़यात हैं, तो उनकी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनके चेहरे पे मैंने कभी दुख नहीं देखा, मैंने कभी दुख नहीं देखा। तो मेरी पेरेंट्स और आपके लिए किताब लिख दूं, आप किताब लिख दें, ये हमारा मशवरा है आपको, लिखें अपनी इस जर्नी के बारे में। वी बिलीव इससे बहुत फ़ायदा लोगों का। दुर नजफ, इट्स सच एन ऑनर टू टॉक टू यू। PhD हैं, बचपन में इनको पोलियो ने आ लिया, लेकिन PhD इन्होंने किया। इससे दो सबक मिलते हैं, एक तो अगर आपको माजूरी आ ले उसको कमज़ोरी ना बनने दें, आप कर सकते हैं, और दूसरा ये कि माशरे के अंदर ऐसे अफराद को, ये डिफरेंटली लोग हैं, अगर आपको बाज़ाहिर कोई शख्स माजूर नजर आए, अस्तगफिरुल्लाह ना कहें, वो PhD है, ही इज़ मोर देन हम हमसे बहुत बेहतर है, उनकी इज्जत करें। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें माशरती रवैयों को बदलने की इन अफराद की तरफ, तभी हम एज ए सोसाइटी एक्सेल करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम अभी इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर। दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम। दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, दर्द दिल जब तुम्हें सताएगा, दर्द दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लवली लवली कायनात बेग हमारे साथ मौजूद हैं, अपकमिंग सिंगर हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप कायनात? Thank you so much. First of all, thank you so much for having me here. I'm all good. Yeah. कायनात, you're basically from Karachi? No, I'm basically from Lahore. लाहौर, Yeah. okay. So कैसा जा रहा है अपना म्यूजिकल जर्नी, इस हवाले से बताएं। I'm just struggling right now. Yeah, थोड़ा सा difficult, लेकिन कर रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने हमें कहा जी मेरी सुबह सुबह आवाज़ नहीं निकल रही, इनकी अच्छी खासी आवाज़ निकल रही है और आप अच्छा खासा अच्छा गा रही हैं माशाल्लाह। तो वी नो कि सुबह सुबह गाना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तो कहाँ से शुरू किया, कब से शुरू किया? एक्सीडेंटली, या जस्ट स्कूल्स में गाना, कॉलेज में गाना, यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करना, तो एकदम से मैं प्रोफेशनली कैसे हो गई, आई डोंट नो। किसी ने कहा कि प्रोफेशनली करो या खुद से ख्याल आया कि इसको प्रोफेशनली करो? मुझे कभी ख्याल नहीं आया, लोगों ने बहुत किया कि आवाज़ अच्छी है, करना चाहिए शौक में। तो सोशल मीडिया तो मैंने कभी भी प्लान नहीं किया था कि मुझे ये करना है या मेरा करियर है। सडनली तो सोशल मीडिया के ऊपर अपने अपलोड किए गाने जहाँ से इनकरेजमेंट मिली और मजीद मोटिवेट हुई? यस ऑफ कोर्स। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अभी कैसा चल रहा है अभी, क्योंकि स्ट्रगल तो इतनी लंबी है, फिर कोविड के 2 साल बीच में आए। कोविड से कुछ सिंगर्स को ये फ़ायदा हुआ कि उनके वोकल ज़्यादा अच्छे हो गए अगर उनको कोविड नहीं हुआ, बिकॉज दे बीन प्रैक्टिसिंग घरों पे रह के। बट यस, ऐसा है। कोविड में मैंने गिटार सीखा। एक्चुअली कोविड में इतना टाइम था, कुछ करने को नहीं था, देन आई थॉट कि मुझे सीख लेना चाहिए, तो मैंने गिटार प्रैक्टिसेस की, गिटार सीखा। कोविड से पहले एक ट्रैक अभी रिलीज़ किया था तो कोविड आ गया। ऑब्वियसली 2 इयर्स का बिल्कुल स्टे था और
अगेन फिर से स्टार्ट करना पड़ा। या तो ऐसे था। अपने अब जो गाना रिलीज किया वो अपना इंडिविजुअल सोलो सॉन्ग था जो आपने रिलीज किया? जी original? मैंने 2 गाने रिलीज़ किए हैं और दोनों मेरी ही कॉम्पोजिशंस हैं, मेरे ही लिरिक्स हैं। अपना सिंगल? या तो कुछ सुना दें हमें जरा, पता चले आपका Yeah, म्यूजिक sure. कैसा। अभी ये सॉन्ग मैंने 3 दिन पहले रिलीज़ किया है। अच्छा, तो great. मैं ये सुनाती हूँ आपको। लिरिक्स पे आपने खुद लिखे हैं, कॉम्पोजिशन भी? या ये कंपोज भी मैंने खुद किया और लिखा भी मैंने खुद। ओके, दैट्स नाइस। सुन मेरी ढोलना झूठ मैं तो बोलना, सुन मेरी ढोलना झूठ मैं तो बोलना, तकरी मेरावा मैनू रावा विच रोलना, कदे मैनू सीने लाके दुख सुख भोलना, दिल दिया गल्लां मेरे कोल आके बोलना, सुन मेरे ढोलना झूठ मैं तो बोलना, तकरी मेरावा मैनू रावा विच रोलना। ये कौन झूठ बोल रहा है आपसे इतना, जिस पे आपने गाना ही लिख दिया? नो वन। आपका इशारा हुकूमत की तरफ तो नहीं है? कुछ सियासी मकासद तो नहीं है आपके म्यूजिक के? हुकूमत अक्सर सच नहीं बोलती ना हमसे, वैसे सच कहती है बोलता पेट्रोल कौन है? सस्ता होगा फिर वैसे महंगा सच कर बोलता देती। कौन है? सच Normally बोलता सब- कौन? हो ये तो बड़ी दिल से आवाज निकली है भाई इनकी। तो चले, अच्छी बात है भाई, जबरदस्त है, अच्छा Thank गाना है you so माशाल्लाह। much, कैसा thank you so रिस्पॉन्स है अब तक? ठीक है। या किस किस्म की ऑडियंस को आप अपना म्यूजिक चाहती हैं कि वो सुने? क्योंकि आजकल तो ऑडियंस की बड़ी, अब जैसे पहले लीड लोग फोक को और कवाली को क्रिटिसाइज करते थे, उस पर टॉन्ट्स मारते थे। Yeah. अब उन लीड्स का कोई भी फंक्शन फोक सिंगर्स और कवालियों के बगैर मुकम्मल नहीं होता। नीश जो ऑडियंस है, Exactly. मतलब चेंज हो रहा है लोगों का माइंडसेट। सो कौन सी ऑडियंस जिसे आप टारगेट कर रही हैं? एक्चुअली मेरी तो कोई स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं है, लेकिन मेरा जो जॉनर है मैं उसमें रह के गाती हूँ, मैं पॉप गाती हूँ, प्लेबैक सिंगिंग करती हूँ, तो अब उसकी जो ऑडियंस क्रिएट होगी ऑब्वियसली वही मुझे सुनेंगे। बहुत ज़्यादा है लेकिन वो। या तो ये बताएं कोई ऐसी फीमेल सिंगर जिसको आप आइडियलाइज करती हो, जिसको आप- नाज़िया हसन। नाज़िया हसन? Yeah. और जिस सिंगर के साथ परफॉर्म करने की ख्वाहिश हो? सीरियसली सोचा नहीं कभी? मतलब ये सोचने वाली बात नहीं, इंसान ने सोचा होता है कि हाँ मैंने इसके साथ परफॉर्म करना है, मेरी आई ख्वाहिश थिंक है। अली सेठी और नबील शौकत, वो मेरी फेवरेट। दे बोथ आर वेरी गुड, Yeah. बोथ आर Very अमेजिंग। nice. सो आपकी जो वॉइस का टोन है वो भी नाज़िया हसन से थोड़ा मिलता है, ऐसा लगता है। तो don't know. नाज़िया हसन का कोई गीत आपको याद है जो आप Yeah. हमें सुना पाए? मैं सुना सकती हूँ। डाली दे थल्ले बैके, हाँ बैके, वे महिया करिए प्यार दिया गल्ला, आ करिए प्यार दिया गल्ला, तू मेरा दर्द वंडावे, हाँ वंडावे, मैं तेरे दर्द वंडावा, करिए प्यार दिया गल्ला, आ करिए प्यार दिया गल्ला, आ करिए प्यार दिया गल्ला। हो टाली दे उत्ते बोल, टाली दे उत्ते, टाली दे उत्ते बोल, मेरा माही मैं तो दूर ओ करिए प्यार दिया गल्ला, आ करिए प्यार दिया गल्ला, तू मेरा दर्द वंडावे, हाँ वंडावे, मैं तेरे दर्द वंडावा, करिए प्यार दिया गल्ला, आ करिए प्यार दिया गल्ला। ओके, Very nice. एक सवाल जो हम हर खातून सिंगर से Yeah. पूछते हैं, बिकॉज़ फीमेल्स के लिए ये जो इंडस्ट्री है इतनी आसान नहीं है। आई मीन Yes. लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, पे इतना काम नहीं है। मेल सिंगर्स इवन बहुत स्ट्रगल करते हैं Yeah. उनको लेकर। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? डू यू स्टिल थिंक एक फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पे इसको बीइंग अ फीमेल आप ले सकते हैं, या फिर नहीं पार्ट टाइम म्यूजिशियन हो जाए और फुल टाइम कुछ और कर लें? ऐसा है कि अगर आप इसे पार्ट टाइम रखते हैं तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसे फुल टाइम रखते हैं तो ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज यू हैव टू फेस। तो डिफ़िकल्ट तो बहुत ज़्यादा है,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं है कि आपने अपनी एक जगह बनानी है मार्केट में। सबसे पहले लड़ाई तो अपने घर वालों से लड़ेंगे कि मुझे म्यूजिक करना है, मुझे म्यूजिक करना है। कॉल मार्केट नाउ बिकॉज अब तो मार्केट तो वो नहीं है जैसे पहले कैसेट्स आते थे या इवन सिंगल आता था, और वो अब तो मार्केट डिफरेंट है। अब तो समटाइम्स मे बी यू सिंग अ सॉन्ग ऑन टिकटॉक एंड यू गेट 15 मिलियन। एग्जैक्टली, आई थिंक सो। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा इजी है सोशल मीडिया की वजह से कि आप सोशल मीडिया पे कोई एंड में मैसेज, क्योंकि हमारे पास टाइम कम, चाहेंगे आपके जो लोग आपको देख रहे हैं, जो अपने फॉलोअर्स को कुछ कहना चाहें? एनीथिंग यू लाइक टू से? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी करना चाहते हैं पूरे दिल से करें और एक दिन आप अपना गोल अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। गुड लक कायनात, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छा गाती हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। कायनात बेग हमारे साथ मौजूद थी, अपकमिंग सिंगर है, इनसे हमने गाने भी सुने, बातें भी की, आपने भी सुने। हाँ, अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। आगे बढ़ते हुए अब जिक्र करते हैं कुछ कबायली अजला का बशमूल खैबर पख्तूनख्वा। इसमें बच्चों की पहली एक निजी लाइब्रेरी कायम की गई है, फर्स्ट प्राइवेट लाइब्रेरी इन खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज़। और इस लाइब्रेरी का जो मकसद है वो बच्चों की जहनी नशोनुमा को बेहतर करना है। इस हवाले से मजीद हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ नजीबुल्लाह महमद मौजूद हैं जिन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई है। ओबियसली इस लाइब्रेरी बिल्कुल नजीब खुशामदीद कहेंगे, थैंक यू वेरी मच नजीब। सबसे पहले तो इस लाइब्रेरी के हवाले से बताएं कि आपने लाइब्रेरी बनाई और मशहुल खान के हवाले से भी उससे एसोसिएट करके आपने इस लाइब्रेरी को बनाया है, तो ज़रा जर्नी अपना शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जी, जो मशाल लाइब्रेरी इसका नाम है और बाकायदा जो आगाज़ किया था मैंने इसका 26 सितंबर 2014 को एक कच्चे घर के एक कच्चे कमरे से किया था। ये किया था मैंने मेचनाई बैकूर जो तहसील का 1 डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद अभी है उस वहाँ से किया था। और ये पूरे फाटा की पहली लाइब्रेरी थी। शुरुआत तो 150 किताबों से मैंने किया था और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट इल्म की जो रोशनी है, शम्मा है, नॉलेज है, वो शेयर करी है लोगों में। इसी तरह जो बच्चों की लाइब्रेरी मशाल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन, इसका बाकायदा मैंने आगाज़ किया था 1 साल और कुछ दिन पहले, यानी 26 सितंबर 2021 को। और ये पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा, अभी तो चूँकि हम मर चुके हैं, तो ये बच्चों की पहली लाइब्रेरी है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है और मिशाल खान के नाम से आपने इसको एसोसिएट किया है, तो ओबियसली वो एक ऐसी सोच के मालिक थे जो कि ऐसी ही वाइब्रेंट सोच थी उनकी, वो पढ़ा लिखा देखना चाहते थे बच्चों को। एक तो ये कि आपने अभी तक बताया कि आपके पास किताबों की तादाद पहले से बड़ी है, कहाँ तक लेके जाना है इसको, आइडिया क्या है नजीबुल्लाह? और लाइब्रेरी की तरफ क्या बच्चे आना चाहते हैं, रुझान बन रहा है बच्चों की किताबों की तरफ वहाँ पे? सर मैं थोड़ा सा पहले आपको ये बता दूं कि जो मशाल खान का आपने जिक्र किया, तो मशाल खान के साथ ये एसोसिएट नहीं है क्योंकि ये लाइब्रेरी पहले बनाई जा चुकी है और मशाल का रोशनी है, मीनिंग है रोशनी। अच्छा। ये लाइट टार्च। और चूँकि एक जी सर, और एक चूँकि एक डार्क पीरियड था, टेररिज्म की एक वेव थी और स्कूल बशमूल मेरे अपने स्कूल वो 4 मरतबा बल्कि दहशतगर्दों का निशाना बनाया गया था, तो एक डार्क पीरियड था, तो उसमें ये इल्म की शम्मा को रोशन करना था मकसद। और जो मशाल लाइब्रेरी की अभी किताबों की तादाद है वो 10,000 से तजावज़ कर चुकी है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक पक्का बिल्डिंग भी है और बच्चों की जो रुझान है किताबों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इससे हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। आसपास के पेशावर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट चरसद्दा के, मोहम्मद के और साथ साथ खैबर के जो हमारे साथ करीब है, वहाँ से लोग आते रहे और इसके रोशनी से किताबों से फ़ायदे उठाते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके काफ़ी सारे लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में भी जा चुके हैं, लेक्चरर लोग बन गए, टीचर्स बन गए, क्लर्कल आर्म फोर्सेस में मुख्तलिफ पोस्टों पर चले गए। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बजाय इसके कि वो नौजवान और जो बच्चे कल के क्रिमिनल। अच्छा नजीबुल्लाह, ये भी बताइएगा कि ऑब्वियसली ये लाइब्रेरी में आपने कहा किताबों की तादाद भी बड़ी है, बच्चों का इंटरेस्ट भी है, आपने इसको पहले स्टार्ट किया था लेकिन दोबारा से आपने इसको किया है। आप तो यहाँ पर कोई लाइब्रेरियन या इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं प्रॉपर जहाँ पे बच्चों को थोड़ा गाइड भी किया जा सके बुक्स को लेकर?
नहीं, प्रॉपर कोई वो नहीं है जो उसके लिए गाइडेंस वगैरह है, तो मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ। मैं चूँकि अपनी हायर स्टडीज़ इस्लामाबाद से कर चुका हूँ, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से एमफिल। तो चूँकि मैं इस्लामाबाद में होता था तो घर में ज़्यादातर चूँकि हमारी ख़वातीन घरों में होती, तो अम्मी चूँकि वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, अबू, तो वो ज़्यादातर हैंडल करते हैं। बड़े भाई अक्सर कभी कभार जो घर में होते हैं तो वो लोगों को गाइड करते हैं। और महीने में 4 दिन जो 2 वीकेंड है वो मेरे लाइब्रेरी के लिए। एक हमें आपसे थोड़ा गिला भी है, ये जितने भी विजुअल्स हम देख रहे हैं इसमें सिर्फ हमें बच्चे नजर आ रहे हैं, बच्चियां नहीं नजर आ रही। तो बच्चियों के बगैर तो तालीम मुकम्मल नहीं है। और सबसे पहला काम तो ये कि अगर बच्ची पढ़ाएंगे तो हम अपनी नस्ल को तरबियत देंगे। माँ पढ़ी लिखी होगी तो ये मामला चलेगा। तो क्या बच्चियों के लिए भी कुछ कर रहे हैं आप? उनको घरों पे बुक्स देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर निकलने का तो थोड़ा मसला होता है बच्चियों पे। बिल्कुल सर, उसके हम 2 तरीके अडॉप्ट कर चुके हैं। एक तो मोबाइल सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 2015 से। अच्छा। ये पूरे उस टाइम फाटा की और केपी में बच्चों की मतलब लाइब्रेरी का मोबाइल सर्विस, मशाल लाइब्रेरी मोबाइल सर्विस का नाम मैंने दिया हुआ है। तो ये ज़्यादातर उससे ख़वातीन घरों के अंदर हम पहुँचा देते किताबें, दूर दराज के जो इलाके हैं, तो उनसे ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाती रही है। और दूसरी बात सर ये है कि ख़वातीन अक्सर अपने घर के शोहर या बच्चों या इस तरह के नौजवानों को बेचती है। और दूसरी बात ये भी है कि ख़वातीन भी आती है लाइब्रेरी में, लेकिन वो बहुत कम तादाद में। लेकिन चूँकि कल्चर ऐसा है तो पिक्चर्स वगैरह हम नहीं ले सकते उसकी। वैसे आती है लेकिन विजुअल्स में नजर नहीं आ रही। कोई मैसेज देना चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से मेमन नजीब? सॉरी जी जी जी, कोई पैगाम देना चाहे अपने जैसे इस मॉडल को कोई और शुरू करना चाहे, कहीं पे आपको देख के उसे कोई मशवरा देना चाहे, कुछ कहना चाहे? बिल्कुल, मैं यही मशवरा सबको दे दूंगा। यही पैगाम है कि मैं खुद किताब खरीद नहीं सका और लाइब्रेरी बनाई, तो जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके घरों में अगर किताबें तो आप पढ़ चुके हैं तो उसको ज़ाया करने की बजाय या रद्दी में बेचने की बजाय अपने पड़ोस में दे दी, या एक छोटी सी लाइब्रेरी लाइब्रेरी बनाना अगर खुद चाहे तो बिल्कुल बना ले, या हमें। ठीक है नजीब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मिशाल लाइब्रेरी पहली निजी लाइब्रेरी है। मिशाल को देख के जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो दूर दराज देहातों से आते हैं, लाहौर, कराची, पेशावर, बड़े शहरों में पढ़ते हैं, आप पे ये लाजिम है कि आप अपने घरों के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर दें जिससे आपके आसपास के बच्चे जिनकी एक्सेस नहीं है बुक्स तक, वो एक्सेस हासिल करें और वो आगे बढ़े। मिशाल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। और हमारी बेस्ट विशेस हैं। और जिन ममालिक में लाइब्रेरीज़ और स्कूल्स आबाद होते हैं, ग्राउंड्स आबाद होते हैं, वहाँ पे हेल्दी लाइफ होती है, अच्छा माशरा तश्कील पाता है और इसकी हमें कम से कम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शिद्दत पसंदी कम होती है। बिल्कुल। और नजीब जिस तरह से काम करें बड़ा अच्छा काम है और इन इलाकों में इस तरह से होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी? खत्म हो गया जी, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। हम एक तो पाकिस्तानी टीम को बेस्ट विशेस कहेंगे, दूसरा पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश विमेन क्रिकेट टीम का मैच इस वक्त जारी है और तकरीबन हम जीतने वाले थे। जीत गए हैं जी। अच्छा, तकरीबन जीतने वाले थे कुछ देर पहले और अब जीत गए। सिंस लाइव शो 9 विकेट से पाकिस्तान ने बांग्लादेश की टीम को हरा दिया है और ये हमारी अच्छी खबर है चूंकि बांग्लादेश के अंदर ही हम जाके खेल रहे हैं और उम्मीद है कि अभी भारत से हमारा मैच नहीं हुआ। बिल्कुल, अभी तक नहीं हुआ। आप तो फॉलो किया करें विमेन। मैं क्यों करूं? मेरा तो फर्ज है। मेन को फॉलो करते हैं और मायूस होकर वापस आ जाते हैं। चलो जनाब, गुड लक टू पाकिस्तानी विमेन टीम। अल्लाह करे जीत जाए। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।